बाजार बोलता है। एफआईज के जो डेटा हैं वो तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन डीआईज के डेटा उतने पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं। और उसी का कारण भी है कि मार्केट में कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। अगर हम देखें तो डीआईज ने कल भी 2900 करोड़ की सेलिंग की है, एफआईज ने 5483 करोड़ रुपए की बाइंग की है। हमने पहले भी बताया था कि जब भी आईटी इंडेक्स और बैंकिंग में कभी भी एक बड़ी रैली देखने के लिए मिले तो समझ लेना चाहिए कि एफआईज आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल हमने देखा कि आईटी इंडेक्स में करीब 700-800 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही थी। एफआईज का डेटा आज आप हमारे सामने है, 5483 करोड़ रुपए की बाइंग है। एक बार ग्लोबल इंडिसेस पर नजर डाल लेते हैं। कल अमेरिकन मार्केट्स में एक तेज गिरावट देखने के लिए मिली, उसका इम्पैक्ट हम समझ सकते हैं कि आज सभी ग्लोबल मार्केट्स पर देखने के लिए मिल रहा है। डाउ जोन्स 533 अंक गिरकर कल बंद हुआ। परसों हमने देखा था कि नेस्डेक 500 पॉइंट से ज़्यादा गिरा था, लेकिन डाउ हरे में था परसों, लेकिन कल दोनों गिर गए, डाउ भी नेस्डेक भी। शंघाई में नेगेटिव साइड पर रुझान है, हैंसेंग करीब 2.5% गिरा हुआ है, निकाई में नेगेटिव साइड है, कोस्पी करीब 1.5% गिरा हुआ है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं सारे ही एशियन मार्केट्स में आज प्रॉफिट बुकिंग सीवियर तौर पर दिखाई दे रही है। कारण यूएस की तरफ से है, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बातें हो रही हैं। थोड़ा सा जो प्रेसिडेंसी का जो चुनाव है उसको लेकर काफ़ी कुछ बातें स्थिरता की तरफ जा रही हैं। साथ ही पॉलिसी फ्रंट पर भी यूएस की कुछ पॉलिसी क्लियर नहीं हो रही हैं, तो जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर देखने के लिए मिल रहा है। एक बार गेनर लूजर्स पर नज़र डाल लेते हैं, कौन से आज के टॉप गेनर्स हैं। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर 16% का उछाल, टाटा टेली में करीब 12% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है, डेटामेटिक 3.5%, साउथ बैंक 3.5%, साइंट करीब 3.5%। लूजर्स में एक बार नज़र डाल लेते हैं कौन से काउंटर हैं जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है आज के सत्र में। भारत बिजली, चेन्नई पेट्रो, आरती फार्मा, रैलिस इंडिया, बोरोसिल ग्लासेस, इन सभी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। बढ़ते हैं ग्लोबल न्यूज़ की तरफ। कौन सी ग्लोबल न्यूज़ हैं जिनका कि इम्पैक्ट हम देख रहे हैं मार्केट पर सीधे तौर पर देख रहा है। तो ईसीबी ने ब्याज दरों को स्थिर रखा, जिसका कि इम्पैक्ट ये है कि अभी पॉलिसी में कोई यूरोप की साइड से ढील देने की बातें नहीं हो रही है, लेकिन इंडिकेशन है कि हो सकता है कि सितंबर की पॉलिसी में वहाँ से कुछ इंटरेस्ट रेट कट आता हुआ दिखाई दे। लेकिन उन्होंने भी बोला कि अभी डेटा ड्रिवन है, डेटा पर नज़र रखेंगे हम। 2008 के बाद डोमिनोज पिज़्ज़ा के शेयर में सबसे बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। इंटरेस्टिंग है, अमेरिका के मार्केट में कल ये शेयर 13% तक गिरता हुआ दिखाई दिया। इन्हीं की जो कंपनी है जुबिलेंट फूड, जो कि यहाँ पर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है और डोमिनोज के नाम से ही ये अपने पिज़्ज़ा बेचती है। रुचित जी, अगर देखें डोमिनोज के पिज़्ज़ा की जो डिमांड है वो इंडिया में ही नहीं यूएस में भी गिर रही है, और ये जितनी भी ब्रांडेड जो फूड रिटेल चेन है इनके वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है, बीट देवयानी इंटरनेशनल, जुबिलेंट फूड। कैसे देख रहे हैं सर इन सभी कंपनीज को? आई थिंक कहीं ना कहीं प्राइस नो ये सब चीजें रिफ्लेक्ट कर ही रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है, बट जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक के जो हाईस थे वो अक्टूबर 2021 में 900 के आसपास बने थे। राइट, बीच में स्प्लिट भी हुआ था 10:2, मैं वो एडजस्टेड डेटा बता रहा हूँ। तो जो 2021 में स्टॉक में हाई बने थे, अब भी उससे काफी दूर ये स्टॉक नो काफी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो आई थिंक ये जो आप डी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं नो प्राइसेस ने ये सब फैक्टर इन किया है, और इसीलिए ये रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस हमें ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। तो फिलहाल तो हमें लग रहा है कि स्टॉक में शायद एक कंसोलिडेशन फेज और कंटिन्यूड रहेगा। इमीडिएट शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 600 का एक हर्डल है जो क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट है स्टॉक में कोई भी नो आगे कोई नो एक सिग्निफिकेंट तेजी आने के लिए। बट जब तक ये 600 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक पॉसिबल है 600 520 ये एक ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज रहेगी जहां पे कुछ टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में रह सकता है। जी सर, देवयानी पर मतलब अगर किसी को कुछ बाय करना हो या सेल करना हो तो क्या टारगेट स्टॉप लॉस लेकर चलें? सो देवयानी इंटरनेशनल में भी 180 182 का एक नियर टर्म का रेजिस्टेंस है। अगर वो सरपास होता है तो ही फ्रेश बाइंग के लिए आई थिंक देवयानी इंटरनेशनल में कोई इंटरेस्ट लेना चाहिए। अदरवाइज पॉसिबल है कि 182 से लेके 150 ये एक ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज में देवयानी इंटरनेशनल भी रहेगा। तो मोरलेस अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा क्यूएसआर स्पेस है इसमें कुछ प्राइस वाइज तेजी के साइंस नहीं है कि कोई बड़ी तेजी स्टॉक्स में आगे चल के नियर टर्म में रहेगी। बट मोर प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब पॉसिबल है कि टाइम वाइज करेक्शन कुछ समय के लिए स्टॉक्स में चलेगा। सो साइडवेज कंसोलिडेशन जो फेजेस है वो जी नो ये जुबिलेंट फूड है, देवयानी इंटरनेशनल है, ये स्टॉक्स में देख के लग रहा है कि प्राइस वाइज यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, बट लेकिन इमीडिएट अपसाइड भी नहीं लग रहा है। तो शायद कंसोलिडेशन या टाइम वाइज करेक्शन कुछ समय के लिए रहेगा। जी, कुछ एक क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। सियारा मीना जी का सवाल है, नमस्ते सर,
HFCL में फ्रेश एंट्री बता दीजिए, क्या कर सकते हैं क्या? करंट लेवल्स पे नहीं, लेकिन स्टॉक अगर 105 106 के आसपास आता है तो वहां पे रिव्यू कीजिएगा, जहां पे स्टॉक में सपोर्ट है अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो, क्योंकि वहां पे फिर आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़े फेवरेबल बनेंगे। सो डिप्स पे 105 106 के आसपास आप स्टॉक में कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन विदित कुमार जी का भी है। वैसे तो आज हम एक स्पेशल सीरीज करने वाले हैं PSU शेयर्स पर, और उसमें वैल्यूएशन और जो भी पैरामीटर्स हैं उन पर बात होगी। लेकिन ऑन चार्ट्स कैसा लग रहा है सर? इरिडा 5,000 शेयर हैं इनके पास, 265 रुपए के भाव के। मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव है। हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट रिसेंटली जून के से लेटर हाफ में स्टॉक में देखा था। और अच्छी बात यह कि प्राइस अप मूव जो आए थे उसमें वॉल्यूम्स भी स्टॉक में अच्छे हुए थे। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा करेक्शन आया है, बट अब तक स्टॉक के जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस है, क्योंकि स्टॉक ज्यादा चल चुका था तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रहा है। बट शॉर्ट टर्म एवरेजेस स्टॉक ने ब्रेक नहीं किए, जो फिलहाल 235 240 की रेंज में है। सो ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है। थोड़ी नियर टर्म वॉलेटिलिटी रह सकती है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, बट 235 240 ये एक इमीडिएट सपोर्ट रेंज है और ये सपोर्ट रेंज इंटैक्ट है। तब तक ब्रॉडली स्टॉक में डाउनसाइड लिमिटेड है और ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव ही रहेगा। बिल्कुल, ये 1 साल सर होल्ड कर सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यस, है? नहीं बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए विदित जी, आपके पास क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, इसलिए आपका सवाल अभी लेना भी ज़रूरी था, लेकिन आप हमारी खास पेशकश में बने रहिएगा। हम एक डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट कि किस तरह के सारे शेयर्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है सर चांद जी का लखनऊ से। जी शिपिंग क्यों गिर रहा है? सर सारे ही अब जो शेयर चले थे वो सभी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन जी शिपिंग के कुछ सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं रुचि जी? वैसे अगर हम देखें तो जैसे स्टॉक चला था वो हिसाब से इसको गिरावट नहीं कहनी चाहिए, बट मस्ट एक पुल बैक मूव रह सकता है। जून के पहले सप्ते में आई थिंक जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स के आउटकम आए थे, तब ये स्टॉक लगभग 930 के आसपास का बॉटम स्टॉक ने बनाया था। 930 वाला आपको अगर एक ही महीने में 1540 तक अगर हो जाता है, राइट, सो इतनी बड़ी इतनी शार्प तेजी के बाद में पुल बैक मूव्स डेफिनेटली स्टॉक में रह सकते हैं। तो ओवरबॉट सेटअप से इसके लिए कूल ऑफ होता है। बट आप देखेंगे तो लास्ट 3 दिन में जो करेक्शन भी आया है छोटा, ये करेक्शन में कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। सो आई थिंक अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं मिड टू लॉन्ग टर्म तो स्टॉक के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ये आई थिंक जस्ट बिकॉज स्टॉक काफी चल चुका था, ओवरबॉट सेटअप से इसके लिए करेक्शन आ रहा है। इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक में 1300 1290 के रेंज में है, और इनकेस वो लेवल्स टूटते हैं तो फिर 1150 से 1160 के बीच में नेक्स्ट सपोर्ट आएंगे। बट मैं थोड़ा लंबे समय का चार्ट देखूं तो मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टॉक के बिल्कुल पॉजिटिव है। आई थिंक जस्ट बिकॉज एक महीने में इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी हो चुकी थी तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में हो रही है। बिल्कुल सर। आज अगर देखें तो अमेरिकन मार्केट्स में भी जो एक सेंटीमेंट था उसने नेगेटिव दिया है, क्योंकि हमने बताया भी कि डाउ में कल करीब 550 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली। नेस्डेक में परसों 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी, कल भी गिरावट थी। तो नेस्डेक करीब 2 ही दिन में करीब 650 पॉइंट टूट गया, डाउ भी टूट गया। तो ये एक चूँकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव थे अमेरिकन मार्केट्स में भी, तो प्रॉफिट बुकिंग ये अभी वहाँ के लोग भी मान रहे हैं। सर ग्लोबल इंडिसेस को देखकर कुछ घबराहट तो नहीं है मन में? नहीं, फ्रैंकली नहीं, क्योंकि यूएस मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी है वो उनके इलेक्शंस को लेके है। और हम रिसेंटली वो फेस पास कर चुके हैं। हमारे इलेक्शंस जब सेंटर के इलेक्शंस थे, तब इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा था, हम हमारे नो डेटा या इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बेसिस पे हमने ऑलरेडी रिएक्शन दे दिया। सो आई डोंट थिंक कि कुछ बड़ा नो मूव उनके नो इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देख के रहेगा। मोरलेस मार्केट आई थिंक वो सब फैक्टर इन करने की कोशिश कर भी रहा है कि इनकेस गवर्नमेंट में वहां पे बदलाव आती है तो नो क्या इम्पैक्ट होगा। सो आई डोंट थिंक कि ज्यादा रिएक्शन वहां पे होगा। हमारे इंटरनली अगर देखेंगे तो फिलहाल तो ध्यान ज्यादा बजट पे रहेगा कि बजट में कौन से सेक्टर्स के लिए कैसे अनाउंसमेंट होते हैं, उसका इम्पैक्ट आगे चल के क्या रहेगा। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में वी वुड इग्नोर दैट नो ग्लोबल क्यूज। नो एक बार उनके इलेक्शंस हो जाएंगे तो दैट विल स्टेबल आउट। बट यस नो, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी इतना बड़ा इवेंट है, सो आई थिंक हमारा मार्केट ज्यादा रिएक्ट ये डोमेस्टिक इवेंट पे करेगा। बिल्कुल। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ी हैं, शीतल जी हैं बेंगलुरु से। शीतल मैम हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग विवेक सर। सर मेरा क्वेश्चन है HCL के ऊपर। मेरे पास 40 स्टॉक्स हैं 4465 के प्राइस पे, तो अभी काफी गिर रहा है कल से, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि शैल आई होल्ड और या मैं बेच दूँ आज ही? बिल्कुल पूछ लेते हैं, बिकॉज हमने देखा कि 5500 रुपये से लगातार इसमें 2 दिन में गिरावट देखने के लिए मिली है।
रुचि जी, वैसे तो हम आज इस पर डिटेल एनालिसिस सभी डिफेंस और इन पीएसयू शेयर्स पर करेंगे, पावर शेयर्स पर, लेकिन सर एचएएल चूंकि गिर रहा है, क्या करें? सो आई थिंक सबसे पहले तो आपका बाइंग प्राइस इतना खराब नहीं है ना, सो योर बाई इट्स नॉट दैट कि तेजी के बाद में आप ये रीसेंट हाइस के आसपास आपकी बाइंग है, बट आपकी बाइंग प्राइस लोअर लेवल्स की है। और मैं अगर थोड़ा मीडियम टर्म के लिए देखूं तो स्टॉक में 4500 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग जो हो रही है उसमें एक बार 4500 के आसपास के लेवल स्टॉक में टेस्ट भी हो। राइट, तो अगर आप थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक आपने खरीदा है तो सर्टनली मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने पोजिशंस में होल्ड करें। नथिंग मच टू वरी अबाउट, ये जस्ट एक करेक्टिव फेज है। 4500 के आसपास एक सपोर्ट लेके फिर से अपट्रेंड का रिजम्पशन स्टॉक में हो सकता है। तो अगर मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो होल्ड करें। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है 4500 4550 की रेंज में एक बार ये डिप आएगा और वहां पे सपोर्ट बेस्ड स्टॉक बनाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, तो 4500 का एक सपोर्ट लेवल एचएएल में मीडियम टर्म में दिख रहा है, तो वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। साथ ही कुछ एक घरेलू खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। आरबीआई ने कल एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कि उन्होंने बताया कि महंगाई से अभी भी जंग उनकी जारी है, तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट कट जल्दी में तो नहीं होने वाले हैं। तो ये ख़राब खबर थोड़ी सी स्टॉक मार्केट के नज़रिए से। हालांकि लिक्विडिटी काफ़ी है स्टॉक मार्केट में, तो इतनी प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं देखी है स्टॉक मार्केट ने। दूसरी खबर है वोडाफोन आइडिया करीब 40 करोड़ शेयर नोकिया और एरिक्सन को जारी करेगी। हालांकि ये खबर पहले भी आ चुकी है कि अप्रूवल ली थी उन्होंने 40 करोड़ शेयर को जारी करने की। अपने इनके वेंडर्स हैं जिनको इनका कुछ बकाया देना था, उसके बकाया के बदले में इन्होंने 40 करोड़ शेयर जारी करने थे। इस खबर का इम्पैक्ट अभी एज सच वोडाफोन पर नहीं है, लेकिन कल के सत्र में जरूर ये काउंटर गिरा था। रुचि जी, कैसे देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया को सर? वोडाफोन आइडिया थिंक मोरलेस इस स्टॉक रेंज बाउंड ही लग रहा है। नीचे सपोर्ट स्टॉक पे 15 15.5 की रेंज में आ रहा है और ऊपर 18 रुपए के 18 से 18.5 की रेंज में रिसेंटली रेजिस्टेंस स्टॉक में बना है। सो आई थिंक नियर टर्म का कंसोलिडेशन है स्टॉक में। वेदर 15 के आसपास से कैसे स्टॉक में वो फिर से रिवर्सल आता है वो देखना काफी जरूरी रहेगा। मिड टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स अगर हमें आरएसआई के बेसिस पे देखें तो मोमेंटम ज्यादा नेगेटिव नहीं है, बट जस्ट शॉर्ट टर्म के करेक्शन स्टॉक में हो रहे हैं। तो एक यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जो रिसेंट एफपीओ भी स्टॉक का आया था वो एफपीओ में मैंने भी ये स्टॉक में सब्सक्राइब किए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिए कि जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 15 साढ़े 15 की रेंज पर हैं, और जो रेजिस्टेंस है वो 18 साढ़े 18 की रेंज पर है। तो ये लेवल्स जब ब्रेक होंगे ऑन आइदर साइड तभी इसमें कुछ नया ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। मिस्टर खत्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन पर। मिस्टर खत्री, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। हेलो सर, हाय, गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास BHEL के 300 शेयर्स हैं एट कॉस्ट ऑफ 322 और महाराष्ट्र बैंक के 2000 शेयर्स हैं एट कॉस्ट ऑफ 69। सो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को जानना था कि मैं क्या करूं। जी बिल्कुल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2000 शेयर हैं सर 69 के, और BHEL 322 रुपये के 300 शेयर हैं। सर क्या करना चाहिए रुचित जी इनको BHEL और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स तो अच्छे थे। जी, मैं BHEL से शुरुआत करूंगा। ऑल्दो मिड जी टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन और ये स्टॉक में 280 तक एक्सटेंड हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशंस, आई थिंक इफ यू हैव, अगर आपने एकदम शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से ही बाई की है तो एक बार मैं कहूंगा ये स्टॉक में से एग्जिट ले और 280 के आसपास फिर से री एंटर करने की कोशिश करें जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़े फेवरेबल बन सकते हैं। सो 280 के अराउंड ये स्टॉक को रिव्यू करेगा फ्रेश बाइंग के लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ओवरऑल स्ट्रक्चर्स ज्यादा खराब नहीं है। रीसेंट कंसोलिडेशन भी जो हुआ है वो कंसोलिडेशन में ये स्टॉक ने 63 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है। तो अगर 63 के लेवल टूटते हैं तो ही आई थिंक कुछ स्टॉक में प्राइस वाइज करेक्शन के एक्सपेक्टेशन रहेंगे, अदरवाइज ओवरऑल स्ट्रक्चर्स खराब नहीं है। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पोजिशंस को होल्ड करें और 63 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाए। बिल्कुल। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। इकरा ने अदानी पोर्ट्स के बॉन्ड की रेटिंग बढ़ाई है, और लगातार अब जब से हिंडनबर्ग का मामला हटा है तब से इनकी रेटिंग बढ़ती जा रही है। सर कैसे देख रहे हैं अदानी पोर्ट्स को? स्टॉक तो साइडवेज है। अगर आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो स्टॉक ब्रॉडली एक रेंज में रहा है जहां पे 1530 एक रेजिस्टेंस बनाया और 1450 के आसपास स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है। सो फिलहाल कोई ट्रेंडेड फेज नहीं है, बट मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स स्टॉक के डेफिनेटली पॉजिटिव है। इन केस मार्केट के साथ साथ बजट का इवेंट है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी और ऐसे कुछ डिप मिलते हैं तो बाय एंड डिप्स की रणनीति फिर स्टॉक में रख सकते हैं अगर आप थोड़े मिड टर्म के लिए देख रहे थे। जी। एक खबर और भी आई कि जनवरी से लेकर जून तक
इंडिया के जो टॉप 7 सिटीज़ हैं उसमें जो लग्जरी हाउसिंग की सेल है वो 27% बढ़ी है। लग्जरी हाउसिंग में 4 करोड़ से ज़्यादा का घर माना जाता है, तो 4 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू का घर लेने वालों की संख्या में 27% का इजाफा देखने के लिए मिला है। सर, ज़्यादातर लग्जरी होम्स डीएलएफ, गोदरेज, लोधा इस तरह के ही डेवलपर बनाते हैं। कोई लगता है आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पर जिसमें कि ये खबर डिस्काउंट अभी पूरी तरह से नहीं हुई हो और आपको लगता है कि इसका एक इम्पैक्ट आ सकता है? आई थिंक काफी सारे स्टॉक्स में रियल्टी स्पेस में लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में एक अच्छे मूव ऑलरेडी आए हैं, सो मेरे हिसाब से यहाँ पे चेज नहीं करने चाहिए। बट यस, अगर डीएलएफ है, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स में अगर कुछ आने वाले समय में डिक्लाइंस मिलते हैं तो लोअर लेवल्स पे स्टॉक में बाइंग करें। डीएलएफ में मेजर सपोर्ट 760 750 के आसपास आएगा, सो अगर कुछ करेक्शंस रहते हैं तो डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज ये दो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पे रह सकते हैं, बट करंट लेवल्स पे नहीं। बाय एंड डिक्लाइंस की रणनीति ये स्टॉक्स में रखने की सलाह रहेगी। जी सर, वेदांता में जो इनका क्यूआईपी इशू था उसमें 8,000 करोड़ रुपए के लिए ये फंड रेज करने गए थे, 23,000 करोड़ रुपए की बोलियां आ गई। तो खबर तो अच्छी थी कि इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, लेकिन काउंटर आज टूट गया। कैसे ट्रेड करना चाहिए इस काउंटर को अब? इनफैक्ट विवेक जी देखें तो सारे ही मेटल स्टॉक्स आज प्रेशर में है, सो काफी सारे मेटल स्टॉक्स में एक नियर टर्म के सपोर्ट्स टूटे हैं। सो मेरे ख्याल से क्योंकि बेस मेटल्स में भी हमने कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे करेक्शंस आते हुए देखे, सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में मे भी थोड़ा करेक्शन रहेगा स्टॉक में। 420 से लेके 410 ये एक सपोर्ट रेंज आगे चल के वेदांता में आएगा कि जहां पे एक सपोर्ट बेस फिर से बनाने की कोशिश स्टॉक कर सकता है। बट हाल फिलहाल अगर मोमेंटम के लिए देख रहे हैं तो मेटल्स एज अ स्पेस एंटायर में अवॉइड करने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर मेटल से अभी फ़िलहाल थोड़ा सा दूर रहने की सर ने राय दी है। और फेड की मीटिंग भी है जुलाई एंड में, तो उस समय देखना होगा कि इंटरेस्ट रेट कट अगर इस पॉलिसी में होता है तब शायद बेस मेटल या दुनिया भर की जो मेटल की प्राइजेस हैं उस पर इम्पैक्ट होगा। उस समय एक बार फिर रिव्यू कर लेंगे। कुछ एक सवाल और ले लेते हैं। मधु देदिया जी का सवाल है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी पर। सर, आपका व्यू जानना चाहती हैं, टारगेट बता दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे भी लिस्टिंग के बाद में देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी थी, लेकिन उसके बाद लास्ट 1-1.5 साल से स्टॉक ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है मार्केट के अपट्रेंड में। सो कहीं ना कहीं साइंस है कि अभी भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही है स्टॉक, जहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस 1550 से लेके 1600 के आसपास है। और जब तक ये 1600 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक ब्रॉडली कुछ इतने खास नो मूव स्टॉक में एक्सपेक्टेड नहीं है। सो आई थिंक 1600 से लेके 1300 यही रेंज रहेगी कि जहाँ पे ये स्टॉक नियर टर्म में और कंसोलिडेट कर सकता है। तो कुछ इतनी तेजी तो स्टॉक में नहीं लग रही है। आई थिंक नो बेटर है कि अगर आप मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो अवॉइड करना चाहिए स्टॉक में। पोजीशंस है तो भी थोड़ा लाइटन अप कर सकते हैं और दूसरे कोई स्टॉक्स में शिफ्ट होने को देख सकते हैं। जी, एक हमारे साथ कॉलर और जुड़े हैं मुंबई से, लक्ष्मीकांत पाटिल जी हैं। पाटिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर, मैंने आरबीए के शेयर लिए 153 प्राइस पे 30 क्वांटिटी, तो अभी ये अराउंड 108 चल रहा है, तो इसको होल्ड करना चाहिए कि सेल करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म? सर, आप आरबीए मतलब किसके कहने पर लिया, क्या सोच थी इसके पीछे? सर, मतलब फूड इंडस्ट्री में मुझे इन्वेस्ट करना था, तो वो आरबीए बर्गर किंग का ये है, तो इसलिए मुझे लगा कि अगर मतलब मैकडॉनल्ड्स बढ़ रहा है तो बर्गर किंग का भी थोड़ा बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, ये अच्छी बात है कि आपको ये पता है कि ये बर्गर किंग वाली कंपनी है, तो इनका ब्रांड पता है और आपने सोच भी बताई, ये अच्छी बात है। लेकिन नुकसान है फिलहाल। रुचि जी, क्या करना चाहिए अब इनको? 108 रुपये आ गया ये काउंटर सर, 153 रुपये का लिया हुआ है, नुकसान तो ठीक ठाक है। इनफैक्ट विवेक, हमने ये पूरे स्पेस की थोड़ी देर पहले बात की कि ये पूरे सेक्टर जो है उसमें आने वाले समय में कुछ टाइम वाइज करेक्शन रहेगा कि जहां पे आपको बड़ी तेजी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, बट स्टॉक एक रेंज में रहेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि स्टॉक में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स आपको ये स्टॉक में बनेंगे, बट सेल ऑन राइज की रणनीति रखे रादर देन अभी लॉस बुक करने से बेटर है कि आगे चल के कुछ भी पुल बैक में स्टॉक में आते हैं और फिर से अगर आपको 125 130 के लेवल्स कभी भी दिखते हैं तो वो लेवल्स वो रैली वैसे यूज कीजिएगा स्टॉक में से एग्जिट लेने के लिए। जी, अगर इस समय देखें तो मार्केट की स्थिति में करीब 300 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में, निफ्टी में करीब 130 पॉइंट की गिरावट है। बैंक निफ्टी जब हमने शो शुरू किया था 100 पॉइंट नीचे था, अब करीब 300 पॉइंट नीचे आ चुका है। निफ्टी आईटी ही सपोर्ट दे रहा है। अगर निफ्टी आईटी आज नहीं होता तो आज शायद मार्केट की हालत यूएस जैसी ही होती जो कल यूएस में हुआ है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं।
पुनीत शर्मा जी का सवाल है सर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पर 1700 शेयर हैं इनके पास 50 रुपीज़ के प्राइस के, क्या करना चाहिए इनको? बजट तक के टारगेट्स पूछ रहे हैं। अरे ये तो बहुत शॉर्ट टर्म हो गया। सर थोड़ा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बता दीजिए, क्योंकि एचसीसी पर सवाल दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के आते हैं हमारे पास। शॉर्ट टर्म में तो मुझे लग रहा है कि 42 तक का डिप स्टॉक में रह सकता है, तो शॉर्ट टर्म का मोमेंटम इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। 42 के आसपास अगर आता है तो वहां पे स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। सो इतना शॉर्ट टर्म पॉजिटिव नहीं लग रहा है, बट हाँ मिड टू लॉन्ग टर्म सक्सेस खराब नहीं है। 42 के आसपास से फिर से नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव की शुरुआत स्टॉक में रह सकती है। सो अगर मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में नहीं एक्सपेक्ट करें कि कोई मेजर अप मूव स्टॉक में रहेगा। इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 42 तक का डिप स्टॉक में आने की पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल। अब ये तो रही बाजार बोलता है,